दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। मोदी जी के पास दो चुनावी ट्रम्प कार्ड हुआ करते थे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। इन्हीं दो ट्रम्प कार्डों के सहारे मोदी जी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का प्रचार किया करते थे और बाजी पलट दिया करते थे। हारी हुई बाजी को जीत लिया करते थे। अब ये दोनों ट्रम्प कार्ड मोदी जी के हाथ से निकल चुके हैं। एक ट्रम्प कार्ड आपको बता दूं पहले ही निकल चुका था, एक तरह से निकल ही चुका था, जो हिंदुत्व का था, हिंदूवादी का था, जो शमशान कब्रिस्तान का था और ईद या दिवाली का था। ये इससे लोग ऊब चुके थे। अब इस तरह के डायलॉग या ये ट्रम्प कार्ड अब मोदी जी का कम चलता है, क्योंकि जनता देश की जागरूक हो चुकी है। एक दूसरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था ओबीसी का ट्रम्प कार्ड। मोदी जी ये कहा करते थे कि मैं छोटे घर से, गरीब घर से, छोटी जाति का हूँ, इस तरह को लेकर के आज प्रधानमंत्री बना हूँ जो लोगों को देखा नहीं जाता। और ये ट्रम्प कार्ड भी राहुल गांधी छीन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो छीन कर ही मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मैं ठान लेता हूँ उसको मैं कर ही छोड़ता हूँ। इस समय राहुल गांधी, आपको बता दें, जहाँ भी जाते हैं, किसी भी चुनावी रैली में जाते हैं, किसी भी सभा में जाते हैं, एक ही बात उठाते हैं, सिर्फ ओबीसी के लाभ की बात। पहले एक वीडियो आप देख लीजिए। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा, राहुल गांधी ने मोदी जी की बहुत बड़ी नब्ज पकड़ लिया है। जो मैंने कहा कि ओबीसी का ट्रम्प कार्ड, वो बात कर रहे हैं कि मैं देश के, जो पूरे देश को चलाते हैं सिस्टम, जो कैबिनेट सचिव है, जो दिल्ली से बैठे पूरे देश का बजट बनाते हैं, पूरे देश को डील करते हैं, उनमें 90 सेक्रेटरी में, 90 सचिव में केवल 3 सचिव ओबीसी के हैं। वो कह रहे हैं कि क्या पूरे देश में ओबीसी की आबादी 5% है? उनके कहने का सीधा तात्पर्य है कि 90 में केवल 5 लोग ही ओबीसी कास्ट के हैं, बाकी सब अदर कास्ट के हैं। कहने का तात्पर्य है कि हाई कास्ट के लोग ज़्यादा बैठे हैं और ओबीसी कास्ट के केवल 3 लोग हैं। और मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का वोट लेते हैं, अक्सर कहते हैं कि ओबीसी की अपना क्रेडिट लेते हैं कि हम ओबीसी का लाभ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक्चुअल धरातल पर अंदर ओबीसी को मोदी जी लाभ नहीं दे रही है। राहुल गांधी का कहने का सीधा तात्पर्य था।
कि ओबीसी को लाभ नहीं मिल रहा। और उन्होंने ये भी कहा, आपने सुना होगा, कि मैं जो ठान लेता हूँ, मैं पता लगाऊंगा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, अगर 5% है तो मुझे स्वीकार है, कोई बात नहीं, 90 में 3 सचिव हैं, ठीक है। उन्होंने कहा अगर आबादी 5% से ज़्यादा है तो ये मुझे स्वीकार नहीं है कि उनकी भागीदारी 5% क्यों है। कुछ और वीडियो उनको भी आप देख लीजिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है, बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। मैं जो हिंदुस्तान की जनता है उनको एम्पावर करना चाहता हूं, और अगर मुझे दिखे कि ओबीसी कम्युनिटी जो है, जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, किसी को नहीं मालूम कितने लोग हैं, बट लोग कहते हैं 50% तक हो सकते हैं। जब मुझे दिखता है कि एक कम्युनिटी है जिसमें हिंदुस्तान की 50% आबादी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 लोग हैं, 90 में से 3, और वो 5% बजट को कंट्रोल करते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। इस देश में हो क्या रहा है? एक तरफ हम अदानी जी को देश के पूरे इंस्टीट्यूशंस पकड़ाने, नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, उनको हम हिंदुस्तान को चलाने में, सरकार को चलाने में कोई जगह नहीं देते, दबा के निकाल देते हैं। तो इससे मुझे इरिटेशन हो रही है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमने वहां पे कर्नाटक में कहा था कि जिस दिन आएगी उस दिन हमारी 5 गारंटीज लागू हो जाएंगी। यहां भी मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार आएगी, कास्ट सेंसस होगा, और देश को पता लगेगा कि हमारे ओबीसी भाई कितने हैं, दलित भाई कितने हैं, और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी। ये मैं आपको कह रहा हूं। दोस्तों, जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, इसके पहले वाले वीडियो में राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी जी कहते हैं कि लोकसभा में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब काफ़ी मात्रा में ओबीसी सांसद हमारे जीत कर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है, मोदी जी कहते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। तो वही राहुल गांधी जी ने कहा कि चाहे कांग्रेस का एमपी हो, अपनी पार्टी खुद कहा, या भारतीय जनता पार्टी का एमपी सांसद हो, या किसी अन्य पार्टी कहीं का कोई सांसद हो, वो एक काठ का पुतला होता है। एक तरह से मंदिर जैसे मूर्ति सजा दी जाती है, वो मूर्ति होता है, उसका कोई अधिकार नहीं होता है देश को चलाने में या कोई सिस्टम पर बजट बनाने में। सीधे सीधे कहा कि इन एमपीओं का कोई औचित्य नहीं है। जो मोदी जी उदाहरण देते हैं कि तमाम सांसद हमारे पास ओबीसी के हैं, ओबीसी की भागीदारी है, लेकिन उनके कहने तात्पर्य है कि सीधे सीधे जो देश का बजट बनाते हैं, जो अंदर बैठा हुआ पूरा सिस्टम है, वो तो ओबीसी नहीं है। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मैं कुछ, उन्होंने कहा कि
मैं पता लगाऊं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि देश में ओबीसी की आबादी 50% है। अगर 50% है तो उनको हिस्सा, उनकी आबादी के हिसाब से उनको हिस्सा मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। आपने वीडियो में ये भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि मैं विशेषकर युवाओं से अपील करता हूँ कि अगर आपकी आबादी 50% है तो उसके हिसाब से आपको भागीदारी भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारा कास्ट वाला जो जनगणना उन्होंने कहा कि हमने करके रखा था उसको मोदी जी को जारी कर देना चाहिए, और जो नई गणना करवानी है वो जाति आधार पे करवानी चाहिए मोदी जी को। वो मांग कर रहे हैं इस बात की, और कह रहे हैं जो हमने करके रखा था उसको जारी कर दें, जिससे देश को पता लग सके कि देश में किस जात की कितनी आबादी है। ओबीसी, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं 50% है आबादी, मैं इसको जानना चाहता हूँ। दोस्तों आपको बता दें, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मोदी जी की रणनीति कुछ दूसरी हो। राजनीति अपने स्थान पे होती है वोट लेने की है, और ये भी शायद मोदी सोचते हो। यहाँ पे मैं नहीं कह सकता कि राहुल जी सही कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं, सच को सच कहना चाहिए। उनका वोट लेने का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का, राष्ट्रीय स्तर पर उनको वोट लेना है, इसलिए वोट की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। लेकिन हम तो निष्पक्ष बात करेंगे ना। हो सकता है कि मोदी जी योग्यता के आधार पर सचिवों का निर्धारण करते हों, उनको लगता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पे फिट बैठता है और किस ढंग से देश का बजट चल सकता है, इसके आधार पर शायद वो करते हों। क्योंकि मैंने देखा जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 17 वाला, तब उन्होंने एक पूरी राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि कोई मिश्रा करके थे, इन्होंने विशेष सचिव बैठा रखा था सत्ता चलाने के लिए यूपी में, योगी जी के समकक्ष। और फिर जब 2022 का चुनाव हुआ 17 के बाद, आपको बता दें, तो चुनाव के पहले ही उन्होंने प्रदेश का मुख्य सचिव दयाशंकर मिश्र जी को बनाकर भेज दिया दिल्ली से सीधे। इसमें भी तमाम प्रयास लगाए गए कि मोदी जी ने अपना आदमी बैठा दिया प्रदेश में। मोदी, योगी जी बिल्कुल मुखौटा है, सत्ता तो कोई और चला रहा है। इसके पहले भी मिश्रा थे और उसके बाद भी मिश्रा। और चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले AK शर्मा करके एक IAS ऑफिसर थे जो गुजरात कैडर से ताल्लुक़ रखते थे, बताते हैं कि उनको इस्तीफा दिलाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का लड़वाया गया था। अब क्या इसके पीछे रणनीति थी? तो हर जगह वो हाई कास्ट के ऑफिसरों को या सचिवों को बैठाते हैं, इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है? हो सकता है उनको लगता हो वो जात ना देखते हों, केवल योग्यता के आधार पर या उनके टैलेंट के आधार पर उनको पद देते हों या दिलाते हों, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहना सही नहीं होगा कि राहुल जी जो काम करने जा रहे हैं या जो सोचते हैं कहें कि हमारी सरकार ऐसा करेंगे, उनकी इच्छा है, उनका वोट की राजनीति करनी है। लेकिन यहाँ पे देश चलाने में या उन्होंने कहा कि बजट बनाने में केवल ओबीसी की भागीदारी 5% होती है। तो बजट बनाना और देश चलाना है या रक्षा मामले में कहीं पर भी वहाँ पे जाति आधारित कोई कार्य नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से टैलेंट के आधार पे कार्य होना चाहिए। आपको बता दें, जो धुर विरोधी तमाम पार्टियां रही, मैं जो मुझे जानकारी है ऊंची कास्ट की, चाहे मायावती जी हों, रामविलास पासवान जी हों, लालू जी हों, मुलायम जी हों, कोई भी देश की पार्टी हो, आप उनका बैकग्राउंड उठाकर देख लीजिए। वोट के लिए वो पहले ऊंची कास्ट के लोगों को इधर उधर की बातें अब शब्दों का प्रयोग करते थे, कहते हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद बगैर ऊंची कास्ट के लोगों को सत्ता उनको चलाना संभव नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल है। प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिए, जब से मायावती जी पूर्ण बहुमत आई थी, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री बनी थी, कभी पहले 2 महीने 4 महीने 6 महीने की सरकार उनकी बनती थी, लेकिन जब ऊंची कास्ट का सहारा लिया, ब्राह्मणों का सहारा लिया उन्होंने, उनकी फुल बहुमत में सरकार बनी। और तभी से, उसके पहले से उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को अपना खास, उनके जो दाहिने अंग कहे जाते हैं, उनके बगैर सहारे पर सरकार भी नहीं उन्होंने चलाया। इस समय भी उन्हीं के सहारे वो चलती हैं। ऐसा कहा जाता है, पूरा देश जानता है कि मायावती जी सतीश चंद्र जी की बहुत खास है। मैं आपको प्रेजेंट टाइम उदाहरण बता रहा हूँ। या मुलायम सिंह जी थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे, पूरा देश जानता था, उनके खास मित्र थे जनेश्वर मिश्र जी, उनके नाम से तमाम उन्होंने योजनाएं भी प्रदेश में चलवाई थी। तो कोई भी नेता हो, हमने खुद एक बार कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी की पार्टी का गठबंधन था और हमारे क्षेत्र से उनका सांसद लड़ा था, कांग्रेस सांसद लड़ा था, वो प्रचार में आए थे। तो उन्होंने खुद कहा था, हमने जब लोगों ने परिचय दिया कि हम शुक्ला हैं, तो उन्होंने खुद कहा था कि जो मेरा पर्सनल, उनका जो PA होता है, जो पर्सनल, उन्होंने कहा कि ये भी शुक्ला है। तो ये आप अनुमान लगा सकते, कहीं पर आप जाइए, उठा कर देख लीजिए, पूरा रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए,
जो पर्दे के पीछे, ये राजनीतिक नेताओं के पर्दे के पीछे ये मंच में कुछ दूसरा बोलते हैं, ऊंची जाति को गालियां देते हैं, अब शब्द कहते हैं कि हमें वोट मिल जाए, लेकिन खुद बगैर ऊंची जातियों के ऊंची जाति के सहारे चलते हैं, बगैर उनके सहारे नहीं चल पाते हैं। ये कटु सत्य है। हो सकता है मोदी जी को भी लगता हो कि ये सांसद तो हम बना लेते हैं, लेकिन देश चलाने के लिए निष्पक्ष रूप से जो टैलेंटेड अधिकारी हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं, उन्हीं को अच्छी जगहों में बैठाना चाहिए। हो सकता है ये मोदी जी की सोच हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जो है इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।